डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले ईरान के नए सर्वोच्च धार्मिक नेता मोस्तफा खामनेई और उनकी नियुक्ति के बाद मिडिल ईस्ट के बदले हुए माहौल का डीएनए टेस्ट करेंगे। मोस्तफा खामनेई को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के 9 दिन बाद ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अटैक में अली खामनेई की मौत हो गई थी और अब ईरान की 88 मौलवियों वाले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, जब एक खामनेई फिर से खलीफा बन गए हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब आगे क्या करने वाले हैं और आज दुनिया की किन किन शक्तियों ने मोस्तफा खामनेई को बधाई देकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए मोस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई से कितने अलग हैं और जिस व्यक्ति के पिता, मां, बहन, पत्नी और बच्चे को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया, उसके नए सुप्रीम लीडर बनने से मिडिल ईस्ट के महायुद्ध पर क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की धमकियां पहले ही दे दी गई थी, इसलिए आज आपको सुरक्षा घेरे के बारे में भी जानना चाहिए जो मोस्तफा खामनेई के चारों तरफ तैनात किया गया है। मित्रों, ईरान में जो ताकतें अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रही हैं, आज वो मोस्तफा खामनेई के नया सुप्रीम लीडर बनने से काफी उत्साहित है और इसका असर इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों तक महसूस किया गया। मोस्तफा को सुप्रीम लीडर घोषित करने के बाद इजराइल के तेल अवीव, नेतानिया और सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों के हमले से सायरन बजने लगे। इजराइल का आयरन डोम भी ईरान से आई सारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। क्लस्टर बमों की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया ये मिसाइलें मोस्तफा खामनेई के आदेश पर दागी गई। मित्रों, सिर्फ इजराइली नहीं, मोस्तफा खामनेई के आदेश पर अमेरिका के सहयोगी देशों सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले से सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हो गई, बहरीन में बड़ा नुकसान हुआ। मोस्तफा के नया सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान के तेवर बता रहे हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के ऐलान से मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। मित्रों, आज आपको ईरान के नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति के बाद उनके दुश्मनों और दोस्तों की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। इस प्रतिक्रिया के जरिए आप समझ पाएंगे कौन कौन सी ताकतें ईरान के नए नेता के साथ खड़ी हैं और कौन कौन सी ताकतें उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नियुक्ति के फौरन बाद प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है। यानी वो मोस्तफा को लेकर प्लान तैयार कर चुके हैं। इससे पहले ही ट्रंप मोस्तफा खामनेई को अस्वीकार्य बता चुके हैं। ट्रंप ने कहा था, किसी भी नए ईरानी नेता को टिके रहना अमेरिका की मान्यता पर निर्भर करेगा। अगर उसे हमारी मंजूरी नहीं मिलती तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा, मोस्तफा खामनेई का अंजाम अपने पिता जैसा होगा और वो इजरायली फोर्स के निशाने पर है। मतलब साफ है, मोस्तफा खामनेई अपने पिता की तरह अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन दुनिया की कुछ शक्तियां उनके सहयोग में भी खड़ी हुई हैं। इसमें बड़ा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने अपने आधिकारिक संदेश में मोस्तफा को बधाई देते हुए कहा, वो अपने पिता अली खामनेई के काम को सम्मान के साथ जारी रखेंगे और आपदा में ईरानियों को एकजुट करेंगे। इस दौरान रूस ईरान का विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, मोस्तफा की नियुक्ति कानूनी है और चीन मोस्तफा को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। लेकिन मोस्तफा खामनेई के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प समर्थन उत्तर कोरिया से आया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा, हम ईरान को मोस्तफा खामनेई को नेता चुनने पर बधाई देते हैं। हमें पूरा यकीन है ये नेता इजराइल का घमंड वैसे ही तोड़ेगा जैसे उसके पिता ने तोड़ा था। मित्रों, ये सारी प्रतिक्रियाएं बता रही हैं दुनिया में जो ताकतें मोस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़ी थी, वो आज मोस्तफा के साथ खड़ी हैं और जिन शक्तियों ने अली खामनेई की जान ली, वो मोस्तफा खामनेई की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसीलिए मोस्तफा खामनेई की सुरक्षा को भी नए सिरे से अपडेट कर दिया गया है, जिस पर हमने आपके लिए एक अलग विश्लेषण तैयार किया है जो थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। मित्रों, अभी हमने आपको व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के बयान दिखाए। दोनों बयानों का सार था, जो कुछ अली खामनेई ने किया वैसा ही काम उनके बेटे मोस्तफा खामनेई भी करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसे समझने के लिए आपको समझना चाहिए अली खामनेई और उनके बेटे में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है।
अली खामनेई को कट्टर विचारधारा के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार हालात के हिसाब से वो व्यवहारिक फैसले भी ले लेते हैं, जबकि मोस्तफा खामनेई को अपने पिता से सख्त और बिना लचीलापन वाला माना जाता रहा। अली खामनेई के दौर में कभी कभी अमेरिका और इजराइल से बातचीत या समझौते की गुंजाइश दिखती थी। अली खामनेई के दौर में अमेरिका से वार्ता और समझौते भी हुए, जबकि मोस्तफा खामनेई के बारे में माना जाता है वो अमेरिका और इजराइल से किसी समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते। अली खामनेई लंबे समय से एक पहचाना हुआ धार्मिक और राजनीतिक चेहरा रहा, जबकि मोस्तफा खामनेई आम जनता के बीच कम दिखाई देने वाले और अपेक्षाकृत अपरिचित रहे। अली खामनेई सर्वोच्च नेता बनने से पहले राष्ट्रपति रह चुके थे और राजनीति में उनका लंबा अनुभव था, जबकि मोस्तफा खामनेई ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और उनके पास औपचारिक सरकारी पद का अनुभव नहीं है। अली खामनेई आईआरजीसी पर नियंत्रण रखने वाले सर्वोच्च नेता थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को भी आईआरजीसी का मजबूत समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो इस वक्त आईआरजीसी पर निर्भर है। अली खामनेई सुधारवादियों पर दबाव बनाकर रखते थे, लेकिन कभी कभी सीमित सहनशीलता भी दिखाते थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को सुधारवादी राजनीति के विरोधी के रूप में देखा जाता है। अली खामनेई एक वरिष्ठ धार्मिक नेता और आयतुल्ला थे, जबकि मोस्तफा खामनेई को अभी इतना ऊंचा धार्मिक स्थान नहीं मिला है। मित्रों, शिया इस्लाम में आयतुल्ला एक वरिष्ठ धार्मिक विद्वान होता है, जिसे धार्मिक फैसले देने का अधिकार प्राप्त होता है। अली खामनेई के पास यह दर्जा था, लेकिन मोस्तफा को अब तक ऐसा दर्जा नहीं मिला। मित्रों, इसका मतलब साफ है, मोस्तफा खामनेई के हाथ में ईरान की सर्वोच्च ताकत आने का मतलब है मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और तेज होगा, क्योंकि अली खामनेई के युग में समझौता संभव था, लेकिन मोस्तफा समझौता नहीं करने वाले हैं। मित्रों, 4 मार्च के डीएनए एडिशन में हमने आपको मोस्तफा खामनेई के आईआरजीसी और बसिज मिलिशिया से मजबूत संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। हमने आपको यह भी बताया था किस तरह मोस्तफा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाने का दबाव खुद आईआरजीसी की तरफ से डाला गया, क्योंकि हार्डलाइनर मोस्तफा अमेरिका से लड़ रही आईआरजीसी के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे पहले मोस्तफा एक शैडो प्लेयर के रूप में अपने पिता के ऑफिस में होने वाले फैसलों में बड़ी भूमिका भी निभाते रहे, लेकिन उनकी एक बड़ी ताकत उनका आर्थिक साम्राज्य भी है। आज आपको इस साम्राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। मोस्तफा खामनेई ने ईरान में कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास $3 बिलियन यानी लगभग 25,000 करोड़ की संपत्ति का अनुमान है, जो दुनिया भर में फैली हुई है। लंदन में उनके नेटवर्क से जुड़े लगभग 11 लग्जरी प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब $138 मिलियन यानी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईरान अभी यूएई पर बम बरसा रहा है, लेकिन मोस्तफा के पास दुबई के महंगे इलाके में भी कई लग्जरी विला हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक लग्जरी होटल, स्पेन में गोल्फ रिजॉर्ट और ऑस्ट्रिया में स्की होटल जैसी संपत्तियां भी मोस्तफा ने जुटाई हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है स्विट्जरलैंड, यूएई, सीरिया, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी देशों में मोस्तफा से जुड़े बैंक खाते भी हैं, जिसमें करोड़ों डॉलर जमा है। मोस्तफा के नेटवर्क के पास करीब $300 मिलियन मूल्य का सोना और हीरे जैसे कीमती संपत्तियां भी हैं। ईरान के अंदर मशहद और तेहरान में हजारों हेक्टेयर जमीन के अलावा बड़े शॉपिंग सेंटर, निजी विमान और हेलीकॉप्टर्स भी मोस्तफा की संपत्ति में शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोस्तफा काफी संपत्ति शेल कंपनीज और करीबी लोगों के नाम पर भी रखते हैं। मित्रों, ये मोस्तफा खामनेई की निजी संपत्ति है, लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद असली ताकत सिर्फ निजी संपत्ति से नहीं, बल्कि धार्मिक ट्रस्टों और आर्थिक संस्थाओं पर नियंत्रण से आती है। ईरान में एक बड़ा धार्मिक नेटवर्क सेताद है। यह ईरान में जमीन, कंपनियों और निवेश जैसी संपत्तियों को संभालने का काम करता है, जिस पर सुप्रीम लीडर का नियंत्रण बना रहता है। इस नेटवर्क और उससे जुड़े बिजनेस साम्राज्य की कीमत लगभग $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक मानी जाती है। लेकिन यह संपत्ति एक तरफ मोस्तफा को ताकत देगी, तो दूसरी तरफ ईरान का सर्वोच्च नेता बनकर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की दुश्मनी भी मोल ले ली है, जिन्होंने उनके ताकतवर पिता को मार दिया और अब उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस खतरे से बचने के लिए अब मोस्तफा की सुरक्षा को आईआरजीसी ने कई गुना बढ़ा दिया है। आज आपको मोस्तफा के नए सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान में सर्वोच्च नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक खास एजेंसी देखती है, जिसे वली ए अम्र कहते हैं। जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी बनाई गई है,
वैसे ही ईरान के पहले सर्वोच्च धार्मिक नेता रूहुल्लाह खुमैनी पर जानलेवा हमलों की कोशिश के बाद 1980 के दशक में ईरान में वली ए अम्र का निर्माण हुआ। यह एजेंसी ईरान में दूसरे बड़े नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा करने वाली अंसार अल महदी कोर से अलग है। यह आईआरजीसी के नीचे काम करती है। इस फोर्स में आईआरजीसी के सबसे खतरनाक कमांडो शामिल किए जाते हैं जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। मोस्तफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही एजेंसी संभाल रही है। लेकिन मोस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाने के ऐलान से पहले ही आईआरजीसी ने इस एजेंसी में शामिल कमांडोज को बदल दिया। अली खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी को शक है कि उनके सुरक्षा घेरे में मोसाद के जासूस मौजूद थे। इसलिए इस बार कई लेयर की चेकिंग के बाद मोस्तफा खामनेई के आसपास नया सुरक्षा घेरा बनाया गया। मोस्तफा खामनेई अपने पिता की तरह लोगों के सामने ज्यादा नहीं आएंगे, बल्कि सुरक्षित बंकरों या गुप्त ठिकानों से काम करेंगे। मोस्तफा के लिए इन बंकर्स को अपडेट कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। जरूरत हुई तो मोस्तफा की महत्वपूर्ण बैठकें अब कोम जैसे धार्मिक शहरों में आयोजित की जाएंगी ताकि हवाई हमलों का खतरा कम हो। कोम ईरान का धार्मिक केंद्र है जहां मस्जिदें और मदरसे हैं। ये जगह इजरायली हमलों के लिए नो फ्लाई जोन जैसी मानी जाती है, क्योंकि हमला करने से धार्मिक विवाद हो सकता है। बहुत जरूरी हुआ तो मोस्तफा यहां सलाहकारों से मिलेंगे। जासूसी से बचने के लिए मोस्तफा मोबाइल, ईमेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय भरोसेमंद सहायकों से मुंह जुबानी या लिखित संदेश भेजा जाएगा। इजराइल इससे पहले अली खामनेई की जासूसी के लिए ईरान के ट्रैफिक कैमरेज और फोन हैक कर चुका है। इसलिए आईआरजीसी अब पुराने तकनीक अपना रहा है। इतनी तैयारी के बावजूद अगर नए सुप्रीम लीडर पर हमला हो जाए तो आईआरजीसी की योजना है कि सैन्य कमांड को अलग अलग प्रांतों में बांट दें ताकि देश की व्यवस्था ना बिगड़े। मतलब तेहरान का कंट्रोल फेल हो जाए तो देश को इस्फहान या मशहद से चलाया जाएगा। मित्रों, ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले के डर को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मोस्तफा को चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मौलवियों ने रिमोट वोटिंग की। आमतौर पर यह वोटिंग तेहरान में होती है, लेकिन युद्ध के समय मौलवियों ने अलग अलग जगहों से वीडियो कॉल या इंक्रिप्टेड लिंक से वोट किया। इससे गोपनीयता बनी रही और इजरायली जासूसों से बचाव भी हुआ। ईरान में पहली बार सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसा हुआ है जो ईरान की सुरक्षा चिंताओं को भी दिखाता है। मित्रों, इस वक्त आईआरजीसी के लिए सबसे बड़ा मिशन मोस्तफा की जान बचाना है। आमने सामने के खतरों से मोस्तफा की रक्षा सुप्रीम लीडर की रक्षा करने वाली एजेंसी वली ए अम्र के कमांडोज करेंगे। ये कमांडोज सबसे आधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं। ड्रोन, जैमर्स, बॉडी आर्मर, रात में देखने वाले चश्मों से इनकी क्षमता और बढ़ जाती है। इनका मुख्य हथियार AK-103 राइफल्स, MP5 सब मशीन गन्स होती हैं। इस फोर्स में शामिल हर कमांडो के बैकग्राउंड को ईरान की खुफिया एजेंसी कम से कम 6 महीने तक जांचती है। इन जवानों को रूस और उत्तर कोरिया के एक्सपर्ट 2 से 3 साल की सख्त ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये पास की लड़ाई एंटी स्नाइपर तकनीक में माहिर होते हैं। लेकिन जिस तरीके का हमला इजराइल और अमेरिका ने अली खामनेई पर किया है, उससे ये सुरक्षा घेरा मोस्तफा को नहीं बचा पाएगा। इसलिए आईआरजीसी ने मोस्तफा खामनेई को अमेरिका के बम और मिसाइल से बचाने के लिए स्पेशल बंकर तैयार किए हैं। आज आपको मोस्तफा के बंकर वाले सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए। आईआरजीसी ने अली खामनेई के लिए बंकर एक ही जगह पर बनाए थे, इसीलिए दुश्मन के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान था। अब नए बंकर कई अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। मोस्तफा के लिए तेहरान के बाहर कुम और इस्फहान के आसपास भी बंकर्स का निर्माण किया गया है। ये बंकर जमीन के अंदर करीब 150 मीटर तक गहरे बनाए गए हैं ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी सुरक्षित रहे। बंकरों का निर्माण एडवांस स्टील और टाइटेनियम का मिलाकर किया गया है, जिससे ये बहुत शक्तिशाली मिसाइल्स का भी सामना कर सकते हैं। मोस्तफा के नए बंकरों में AI आधारित सेंसर लगाए गए हैं जो मिसाइल या हमले के खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं। इन बंकरों में ऐसी संचार व्यवस्था है जिसे सैटेलाइट से नहीं पकड़ा जा सकता। इसमें न्यूक्लियर शेल्टर और इमरजेंसी निकासी सिस्टम जैसी सुविधाएं भी बनाई गई हैं, यानी इन बंकरों में परमाणु हमले से निपटने की तैयारी भी की गई है। नए बंकरों में मोस्तफा खामनेई और उनके स्टाफ के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। आधुनिक बंकरों के अपग्रेड पर $200 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है, जिसमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा मोस्तफा के लिए कुछ और हाईटेक बंकर भी तैनात किए गए हैं, जिनके बनने में 2 से 3 साल का अभी वक्त लगेगा।
सुप्रीम लीडर के पुराने बंकर एक जगह पर केंद्रित थे, जबकि नए बंकर कई जगहों पर फैले हुए हैं और ज्यादा हाईटेक और मजबूत हैं। इसलिए मोस्तफा को निशाना बनाना अब मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि नया सुप्रीम लीडर उनके निशाने पर है। जिस तरह जूनियर खामनेई की ताजपोशी से पहले ही ट्रंप उन्हें धमका चुके हैं, उससे स्पष्ट है कि अमेरिका के टारगेट पर अब नया खलीफा होगा। वैसे अमेरिका और इजराइल ने उन तेल भंडारों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जिसे ईरान की लाइफ लाइन कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान से अल्बोर्ज तक ईरान के कई तेल डिपो और रिफाइनरीज को निशाना बनाया। यह हमला इतना बड़ा था कि आसमान से जहरीली बारिश शुरू हो गई। तेहरान गैस चैम्बर जैसा बन चुका है। तेहरान पर हमले के बाद अब ट्रंप की नजर उस ऑयल पॉइंट पर है जहां से ईरान के 90% से ज्यादा तेल का निर्यात होता है। यानी एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ कब्जा, कुल मिलाकर ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की तैयारी। इसीलिए आज हम ईरान की नब्ज पर ट्रंप के कब्जा प्लान को डिकोड करेंगे। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। यही कमजोर हो जाए तो राज्य भी कमजोर पड़ जाता है। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के खिलाफ इसी नीति पर काम कर रहे हैं। तेल डिपो और रिफाइनरीज पर हवाई हमला कर ईरान की आर्थिक रीढ़ पर जबरदस्त चोट की गई। इसे 10 दिनों के युद्ध के अब तक के सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक कहा जा रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर यह सीधा प्रहार ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के लिए कितना घातक है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर यह हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल ने उत्तर पश्चिम तेहरान के शहरान तेल डिपो उस पर भारी बमबारी की, जिससे आसमान में काला धुआं फैल गया। दक्षिण तेहरान में तेहरान रिफाइनरी परिसर के पास एक तेल डिपो पर हमला किया गया। पूर्वोत्तर तेहरान में अधदासिया तेल गोदाम को निशाना बनाया गया। तेहरान के पड़ोसी शहर करज में स्थित एक तेल भंडारण सुविधा पर मिसाइलें दागी गई। तेहरान के अलावा अल्बोर्ज प्रांत में भी एक तेल उत्पादन और हस्तांतरण केंद्र पर जोरदार हमले किए गए। इजराइल का दावा है उसने ईरान के 30 फ्यूल टैंक्स और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया, और इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि उसका इस्तेमाल ईरान की सेना और उसके सहयोगी संगठनों को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जा रहा था। डीएनए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजराइल के विध्वंसकारी हमलों के बीच शहरान तेल डिपो में तबाही का मतलब क्या है। शहरान तेल डिपो तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल ईंधन भंडारण केंद्र है। इस डिपो में 11 बड़े टैंक हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 26 करोड़ लीटर है। यह डिपो प्रतिदिन लगभग 70 लाख लीटर तेल तेहरान क्षेत्र में वितरित करता है। यह शहरी ईंधन ग्रिड का मुख्य हिस्सा है जो 1 करोड़ की आबादी को पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन सप्लाई करता है। इसी तरह तेहरान रिफाइनरी तेहरान और आसपास के उत्तरी क्षेत्रों को ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। सोचिए, इतने बड़े ऑयल केंद्र पर तबाही से कितना असर पड़ेगा। असल में असर पड़ना शुरू भी हो गया। तेहरान जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो गई है। ईंधन वितरण नेटवर्क बुरी तरह बाधित हो गया। तेहरान में तो प्राइवेट गाड़ियों के लिए ईंधन का कोटा सीमित कर दिया गया है। जो तेल मिल रहा है वो महंगा भी हो गया है। ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई है, जिससे सरकारी राजस्व को बड़ा झटका लगा है। इसी तेल डिपो में आपातकालीन स्थिति के लिए महत्वपूर्ण रिजर्व भी रहता है। शहरान तेल डिपो के अंदर सीक्रेट सुरंग नेटवर्क भी है, जिसका उपयोग मिसाइल और ड्रोन ईंधन के भंडारण के लिए किया जाता है। उस पर भी असर पड़ा है। कुल मिलाकर ऑयल डिपो और तेहरान रिफाइनरी का नुकसान ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यही कारण है कि ईरान ने भी इजराइल और उसके साथी देशों के तेल अड्डों को निशाना बनाया। IRGC ने इजराइल के हाइफा बे स्थित सबसे बड़ी बाजान ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और कुवैत की ऑयल फैसिलिटीज पर ड्रोन हमले किए गए। हमले के बाद ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमला उसके तेल डिपो पर हुए अमेरिका और इजरायली हमलों के जवाब में किया गया। मित्रों, अमेरिकी ऊर्जा विशेषज्ञ डैनियल यर्गिन का मानना है कि आधुनिक युद्ध की असली ऊर्जा और जीवन रेखा तेल ही है। इसीलिए ट्रंप ने पहले वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया और अब वो ईरान के ऑयल सेंटर की तबाही के साथ साथ उसके ऑयल पॉइंट पर भी कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप की नजर उस खार्ग द्वीप पर है जो ईरान की अर्थव्यवस्था की धुरी है। और अब इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो हम जिस द्वीप की बात कर रहे हैं, ये
ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है। ट्रंप उस खार्ग द्वीप को कब्जाने की तैयारी में है। अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ईरान से 25 किलोमीटर दूर है। यह लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। फारस की खाड़ी में स्थित छोटा सा यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। खार्ग द्वीप पर तेल निर्यात टर्मिनल है, जहां विशाल तेल भंडारण टैंक और टैंकर लोडिंग सुविधाएं मौजूद हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती हैं। ईरान की दैनिक तेल निर्यात क्षमता लगभग 1.6 मिलियन बैरल है और खार्ग द्वीप की लोडिंग क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक है। खार्ग द्वीप से ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा गुजरता है। सोचिए, 90% से ज्यादा। इसीलिए खार्ग द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। खार्ग द्वीप से ईरान के जीडीपी का बड़ा हिस्सा मिलता है। खार्ग द्वीप से जो पैसा आता है उससे IRGC जैसे संगठनों को फंडिंग की जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के लिए खार्ग द्वीप का मतलब क्या है। इसीलिए अमेरिका की नजर खार्ग द्वीप पर है। अब हम आपको बताते हैं, अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान पर इसका क्या असर पड़ेगा। खार्ग द्वीप ईरान की लाइफलाइन है। इस पर कब्जा होने से ईरान का तेल राजस्व लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे सरकार के लिए देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बिना ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो सकती है। सैन्य और आंतरिक खर्च के लिए फंडिंग कम हो जाएगी और अगर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। मित्रों, सिर्फ ईरान पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बाजार में तेल की आपूर्ति कम होने से वैश्विक कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि खार्ग पर हमला या कब्जा होने पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। खार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण से चीन की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होगी, जिससे अमेरिका और चीन के बीच सीधा कूटनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। फिर भी ट्रंप की नजर खार्ग द्वीप पर है। ट्रंप ने स्पेशल फोर्सेस के जरिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या फिर उसे न्यूट्रलाइज करने पर चर्चा की है। जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने अब चुन चुनकर ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी ऑयल डिपो और रिफाइनरीज पर हमला करना शुरू कर दिया है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि खार्ग द्वीप को नियंत्रित करके वो ईरान को मजबूर कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, इस युद्ध से दोहरा संकट पैदा हो गया है। एक तरफ तो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट में जल संकट पैदा कर दिया है। जिस तरह से खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल पूरी दुनिया के लिए एक कमजोर नब्ज है, ठीक उसी तरह से खाड़ी देशों के लिए पीने का पानी एक कमजोर नब्ज है। खुद पर हो रहे हमलों से बचने के लिए ईरान अब उसी नब्ज को टारगेट कर रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक हमला सैन्य और सरकारी ठिकानों पर किया जा रहा था। अगले फेज में तेल भंडारों पर बम दागे गए। माना जा रहा था यह युद्ध इसका सबसे विध्वंसक दौर था, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हमला उस चीज पर किया जा रहा है जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, यानी पानी। डीएनए मित्रों, खाड़ी देशों में जहां जमीन के नीचे तेल का भंडार है, वहां पानी नाम मात्र का है। खाड़ी देशों के भूगोल को देखें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में साल भर बहने वाली एक भी 12 मासी नदी मौजूद नहीं है। ये देश अपनी आबादी की प्यास बुझाने के लिए डिसैलिनेशन पर निर्भर है। मित्रों, जिस तरह से हमारे देश में ऊर्जा के उत्पादन के लिए पावर प्लांट होते हैं, उसी तरह से खाड़ी देशों में समंदर के पानी को पीने लायक बनाने के लिए वाटर प्लांट बनाए गए हैं, जो समंदर के पानी से नमक और गंदगी को अलग करते हैं और इस पानी को पीने लायक बनाते हैं। इन प्लांट्स को डिसैलिनेशन प्लांट्स भी कहा जाता है। मित्रों, ईरान युद्ध में अब इन्हीं प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की शुरुआत अमेरिका ने की। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर शुरुआती हमलों में केशम द्वीप पर बने एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा। इस प्लांट के तबाह होने की वजह से पड़ोस के 30 गांवों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया। करीब 1 लाख लोगों पर प्यास से मारे जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ऐसे पलटवार करेंगे जो एक मिसाल बन जाएगा।
ईरान की इस वार्निंग के बाद बहरीन ने दावा किया है कि उसके प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट को ईरान के एक ड्रोन ने निशाना बनाया है। यह एक डायरेक्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन इस युद्ध में पहले भी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर इनडायरेक्ट अटैक हो चुके हैं। 2 मार्च 2026 को दुबई के जेबल अली पोर्ट के पास हुए हमले में वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई थी। यूएई के फुजरह F1 कॉम्प्लेक्स और कुवैत के दोहा वेस्ट प्लांट से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। डीएनए मित्रों, ईरान ने जिस तरह अपने डिसैलिनेशन प्लांट पर अमेरिका के हमले के बाद पलटवार किया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान इसी पलटवार की बात कर रहा था? क्या ईरान का अगला टारगेट मिडिल ईस्ट में बने डिसैलिनेशन प्लांट्स होने वाले हैं? क्या खुद पर हमलों को रोकने के लिए ईरान अब मिडिल ईस्ट में जल संकट पैदा करने वाला है? आपको ये समझना चाहिए कि क्या ईरान ऐसा करने में सक्षम है, और अगर ऐसा कर दिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का कौन सा देश इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर कितना निर्भर है। कुवैत और कतर में 90% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से आता है। यूएई में भी शहरी इलाकों में इन प्लांट्स पर 90% तक निर्भरता है। बहरीन की निर्भरता इन प्लांट्स पर 90% है। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ओमान की निर्भरता 86% है। सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से आता है। सोचिए, 70 से 90% तक जो पीने के पानी की निर्भरता वो इन्हीं प्लांट्स पर है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में पानी की आपूर्ति के लिए 56 मुख्य डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान की निर्भरता सिर्फ 3% है, और अमेरिका ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करके मिडिल ईस्ट के सभी 56 प्लांट्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों में जल संकट पैदा कर सकता है। मित्रों, आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक हमले से जो संकट पैदा हुआ, उसका अलार्म अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2010 में ही बजा दिया था। CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खाड़ी देशों में बने डिसैलिनेशन प्लांट्स को युद्ध की स्थिति में आसान टारगेट बनाया जा सकता है। मित्रों, यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स की संरचना ऐसी है कि उन्हें हवाई हमलों से बचा पाना नामुमकिन है। एक डिसैलिनेशन प्लांट में कई चरण होते हैं: समुद्री पानी खींचने वाला इंटेक सिस्टम, ट्रीटमेंट यूनिट और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति केंद्र। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिसाइल हमले में प्लांट का केवल बिजली घर या इंटेक पंप भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरा प्लांट ठप हो जाएगा। मित्रों, बढ़ती आबादी की वजह से खाड़ी देशों में लोगों के लिए पर्याप्त पीने के पानी का स्टोरेज भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे में अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कैसे मानवीय त्रासदी सामने आएगी। यानी मित्रों, जल संकट का यह खतरा काल्पनिक नहीं है, बल्कि पहले भी युद्ध में डिसैलिनेशन प्लांट्स को हथियार बनाया जा चुका है। आज आपको युद्ध के इस डर्टी गेम का इतिहास भी जानना चाहिए। 1990-91 में खाड़ी युद्ध के खत्म होने के बाद जब इराक की सेना कुवैत से वापस लौट रही थी, तब उन्होंने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह करना शुरू कर दिया। इन प्लांट्स को निशाना बनाने के साथ साथ सद्दाम हुसैन की सेना ने आसपास के तेल खदानों का मुंह फारस की खाड़ी में मोड़ दिया, जिससे लाखों बैरल कच्चा तेल फारस की खाड़ी में गिरने लगा। मित्रों, ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल यानी तेल का रिसाव माना जाता है। सद्दाम की सेना ने ऐसा इसलिए किया ताकि डिसैलिनेशन प्लांट्स के ठीक होने के बाद भी ये पानी पीने लायक नहीं बनाया जा सके। मित्रों, स्थिति ये हो गई थी कि तेल के रिसाव को रोकने के लिए अमेरिका को अपने ही मित्र देश कुवैत के तेल के कुओं के आसपास बमबारी करनी पड़ी थी, ताकि तेल में आग लग जाए और वो समंदर में ना गिरे। इस घटना के बाद कुवैत में पीने के पानी का गहरा संकट पैदा हो गया। कुवैत को पीने का पानी निर्यात करना पड़ा और पूरी व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सालों लग गए। मित्रों, आज यही स्थिति एक बार फिर मिडिल ईस्ट में पैदा हो गई है, और इस बार एक नहीं बल्कि 6 देशों पर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। डीएनए मित्रों, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया से एक तस्वीर सामने आई है जो आपको आज देखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने पहुंची ईरान की महिला टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि महिला फुटबॉलर्स बस के अंदर से मदद की गुहार लगा रही हैं। मित्रों, दावा किया जा रहा है कि ईरान की खिलाड़ी जो इशारा कर रही हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय हेल्प साइन कहा जाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो फुटबॉल टीम है और ये जो इसके खिलाड़ी हैं, ये जो इशारा कर रहे हैं अपने हाथ से इस तरीके से, वो एक तरीके से इंटरनेशनल हेल्प, जहां अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़कर बाकी 4 उंगलियों को ऊपर नीचे किया जाता है, इस तरीके से। इस वीडियो के पीछे क्या कहानी छिपी है, आपको अब यह जानना चाहिए। मित्रों, 2 मार्च को यानी ईरान पर अमेरिका के हमले के 2 दिन बाद
ईरान की महिला टीम साउथ कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरी थी। मैच से पहले यहां ईरान का राष्ट्रगान बजा, लेकिन महिलाओं ने इस्लामिक शासन के विरोध में राष्ट्रगान नहीं गाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ईरान में लाइव टेलीविजन पर महिला फुटबॉल टीम को युद्धकालीन गद्दार घोषित कर दिया गया। मित्रों, ईरान में गद्दारी का मतलब मौत की सजा है। गद्दार घोषित होने के बाद एक बार फिर महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने उतरी। यहां उन्होंने राष्ट्रगान तो गाया, लेकिन इस मैच के बाद जब वो होटल वापस लौट रही थी तब उन्होंने मदद का सिग्नल दिया। ये ईरान की महिला फुटबॉल टीम का आखिरी मैच था और इसके बाद उन्हें वापस लौटना था। टीम के समर्थन में वहां भीड़ भी जमा हो गई। महिलाओं को ईरान जाने से रोकने के लिए भीड़ ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस भीड़ को हटा दिया गया। लेकिन अब ईरान की महिला फुटबॉल टीम के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से इन महिलाओं को शरण देने की अपील की है। ट्रंप ने यह आशंका जताई है कि अगर इन महिलाओं को वापस ईरान भेजा गया तो वहां उन्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया इन्हें शरण नहीं दे सकता तो अमेरिका इनकी सुरक्षा करेगा। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान की 5 महिला फुटबॉलर्स टीम होटल से फरार हो गई हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के किसी सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन बाकी बची महिला फुटबॉलर्स अभी भी अपने भविष्य को लेकर चिंता में। डीएनए मित्रों, ईरान की महिला फुटबॉल टीम का समर्थन करने के पीछे ट्रंप का अपना स्वार्थ है। ट्रंप का सबसे बड़ा स्वार्थ पूरे विश्व पर कैसे भारी पड़ रहा है, अब हम इसी प्रश्न का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, बारूदी लड़ाई मिडिल ईस्ट की जमीन पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल। अरब देश पर भी ईरान मिसाइल बरसा रहा है। इस बारूदी युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। जो देश युद्ध में शामिल नहीं है, जो देश किसी पक्ष के साथ नहीं है, उन्हें युद्ध में शामिल पक्षों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो रहा है। मित्रों, यह नुकसान आपको और हमें भी हो रहा है। ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध के असर से आज भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। पहले हम आपको भारतीय शेयर बाजार का हाल बता देते हैं। आज बीएसई का सेंसेक्स 1352 अंकों की गिरावट के साथ 77,566 पर बंद हुआ। निफ्टी 422 अंकों की गिरावट के साथ 24,028 पर बंद हुआ। सिर्फ आज ही शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह सिर्फ एक दिन यानी आज का नुकसान है। मित्रों, यह छोटा नुकसान नहीं है। समझिए, देश के रक्षा बजट का मंत्रालय 7.85 लाख करोड़ का है। यानी निवेशकों को सिर्फ एक दिन में जो नुकसान हुआ वो रक्षा मंत्रालय के सालाना बजट से भी ज्यादा है। यह नुकसान कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के 143 देश ऐसे हैं, फिर से सुनिएगा, दुनिया के 143 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए से कम है। यानी आज निवेशकों का जो पैसा बाजार में डूबा, एक दिन में डूबा, वो 143 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। सोचिए, ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई में ना आप और ना हम शामिल हैं, ना हमारा देश शामिल है, लेकिन हमारा भारी नुकसान हो रहा है। और नुकसान सिर्फ हमारा नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने कहा, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। आज यूरोप का स्टॉक 600 करीब 3% गिरा। यहां निवेशकों को सिर्फ एक दिन में 27.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जापान का निक्केई 7% गिरा, इससे निवेशकों को करीब 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में करीब 12% की गिरावट हुई और निवेशकों को 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ब्राजील, मैक्सिको के शेयर बाजार में 3% की गिरावट हुई। यहां निवेशकों को करीब 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान की लिस्ट लंबी है। कुछ अन्य देशों का आंकड़ा मिलाकर आज एक ही दिन में, ध्यान से सुनिएगा, सबको मिला लें तो आज एक ही दिन में निवेशकों को करीब 240 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 240 लाख करोड़। मित्रों, हमने सिर्फ चुनिंदा देशों के आंकड़े बताए हैं। अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत जैसे कुछ गिने चुने देश ही हैं जिनकी जीडीपी 240 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की जीडीपी 240 लाख करोड़ से कम है। और सुनिए, यह रकम पूरी दुनिया के वार्षिक खर्च के बराबर है। जो एक दिन में पैसा डूबा वो पूरी दुनिया के वार्षिक खर्च के बराबर है। आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अगर युद्ध नहीं लड़ रहे देशों का नुकसान इतना बड़ा है तो युद्ध में शामिल देशों का नुकसान कितना होगा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि इनका नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन अब जो आंकड़ा हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही गौर से सुनिएगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल को एक दिन जंग लड़ने में करीब 14,800 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
एक दिन में 14,800 करोड़ का नुकसान। ईरान को एक दिन के युद्ध में 18,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अरब देशों को करीब 16,560 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यानी जो देश युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल हैं, उन्हें आज कुल मिलाकर 49,860 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन जो देश युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें 240 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यानी युद्ध की कीमत सिर्फ वो देश नहीं चुका रहे जो जंग लड़ रहे हैं, युद्ध का नुकसान हम और आप ज्यादा झेल रहे हैं। मित्रों, इसीलिए आज सवाल बड़ा बन जाता है, क्या ईरान वाली जंग किसी खास मकसद से शुरू की गई थी? क्या इस जंग के पीछे दुनिया को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश है? ये सवाल यूं ही नहीं है, इस सवाल के पीछे मजबूत तर्क है। मित्रों, कहते हैं कि किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा भी होता है। पूरी दुनिया जब युद्ध से आर्थिक तबाही झेल रही है तो अमेरिका का फायदा हो रहा है। पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड बढ़ी है। रिजल्ट यह है कि डॉलर दूसरी करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले 3.5% मजबूत हुआ। जापानी येन के मुकाबले डॉलर 3% मजबूत हुआ। यूरो के मुकाबले डॉलर में 1.5% की मजबूती आई। दक्षिण कोरियाई वॉन के मुकाबले डॉलर 4.2% मजबूत हुआ। ताइवानी डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 2% तक मजबूत हुआ। और मित्रों, सिर्फ डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करेंसी ही कमजोर नहीं हुई, डॉलर का विकल्प बन रहा गोल्ड यानी सोना भी कमजोर हुआ। यानी जो सोना एक हफ्ते पहले तक तूफानी रफ्तार से भाग रहा था, अब वो लगातार गिर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद सोना अपने टॉप से करीब 4% तक गिर चुका है। जनवरी में सोना अपने टॉप पर था, तब इंटरनेशनल मार्केट में 1 औंस सोने की कीमत करीब $5,595 थी। आज कीमत घटकर प्रति औंस 5200 यानी $5,200 तक आ गई। मित्रों, अब सोचिए, सोना गिर रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों की करेंसी गिर रही है, लेकिन डॉलर बढ़ रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी देश की करेंसी तब मजबूत होती है जब वहां आर्थिक विकास तेज हो, स्थिरता हो। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका का सबसे अस्थिर राष्ट्रपति कहा जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप का विरोध हो रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को आदेश दिया कि वो टैरिफ के तौर पर वसूली गई रकम वापस करे। कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है। फिर डॉलर क्यों बढ़ रहा है? क्यों चंद दिन पहले तक गोल्ड खरीद रहे देश अब डॉलर खरीद रहे हैं? डीएनए मित्रों, क्यों 15 दिन पहले तक जिस सोने को डॉलर का विकल्प बताया जा रहा था, वो लगातार गिर रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है? आखिर क्या बदल गया है? सिर्फ एक बदलाव हुआ है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध छिड़ गया तो क्या ट्रंप ने डॉलर को बचाने, गोल्ड को गिराने और दुनिया के दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है? मित्रों, इसे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। डॉलर तब मजबूत होता है जब जोखिम बढ़ता है, यानी दुनिया में युद्ध का माहौल होता है। ऐसे हालात में दुनिया भर के देश डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड और सोने में निवेश करते हैं। ईरान युद्ध से जोखिम बढ़ा है। इस जोखिम को कम करने के लिए डॉलर ही की खरीदारी हो रही है। वो देश जो विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं, उसमें 60% हिस्सेदारी डॉलर की है। पिछले कुछ समय से इसमें गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ रही थी, लेकिन अब संकट के समय फिर डॉलर की खरीदारी बढ़ी है, इसलिए डॉलर मजबूत हुआ है। पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत तेल का भुगतान सिर्फ डॉलर में होता है। वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया का करीब 31% तेल भंडार है। वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का कंट्रोल है। आशंका यह है कि ईरान का तेल भंडार भी अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा, इसीलिए अब डॉलर मजबूत हो रहा है। सोचिए, सिर्फ एक युद्ध ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया। युद्ध से पहले सोना मजबूत हो रहा था, लेकिन अब गोल्ड गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। क्या यही ट्रंप की रणनीति थी? क्या इसीलिए ट्रंप ने ईरान पर हमला किया? याद कीजिए, ईरान अमेरिका में परमाणु हथियारों पर बातचीत हो रही थी। ईरान भी कह रहा था कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका, इजराइल ने हमला कर दिया। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान पर हमला ट्रंप की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं? क्या ट्रंप गोल्ड खरीदने वाले देशों को अब फंसाना चाहते थे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सोना खरीदने को लेकर जो होड़ मची थी,
वो एक झटके में हो गई। मित्रों, ईरान युद्ध से सिर्फ डॉलर ही मजबूती नहीं हुई है उसकी, वो देश कमजोर हो गए जिन्होंने सोना खरीदा था, क्योंकि अब गोल्ड रिजर्व की वैल्यू घट गई है, यानी गोल्ड खरीदने वाले देशों को आर्थिक नुकसान होगा। यह नुकसान लाखों डॉलर का नहीं है, यह नुकसान है करोड़ों और अरबों डॉलर का। मित्रों समझिए, रूस के पास करीब 2332 टन गोल्ड रिजर्व है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद गोल्ड रिजर्व रूस का सबसे मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच था, लेकिन अब सोने के दाम गिर रहे हैं। ऐसे में रूस का स्वर्ण सुरक्षा कवच कमजोर हो रहा है। चीन के पास करीब 2000 टन सोने का भंडार है। चीन इस गोल्ड रिजर्व के जरिए युआन को डॉलर के मुकाबले खड़ा कर रहा था, लेकिन अब कमजोर होता सोना युआन को भी कमजोर कर रहा है, यानी डॉलर का प्रतिद्वंदी मैदान से बाहर हो गया। जर्मनी के पास करीब 3350 टन गोल्ड रिजर्व है। जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर नया रक्षा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था। अब सोने के दाम गिरने से जर्मनी भी कमजोर होगा। फ्रांस के पास 2330 टन सोने का भंडार है। फ्रांस यूरोपीय नेटो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सोने के दाम गिरने से फ्रांस को भी झटका लगा है। मित्रों, ये वो देश हैं जो ट्रंप को आंखें दिखा रहे थे, डॉलर की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, लेकिन एक ही झटके में ये देश कमजोर हो गए। अब इनकी मजबूरी बन गई है कि वो डॉलर और अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार करें। ये कैसे हुआ? ये हुआ ईरान युद्ध के कारण। इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप ने ईरान का युद्ध सिर्फ परमाणु खतरे को टालने के लिए शुरू किया, या इसके पीछे उनकी रणनीति कुछ और थी? मित्रों, ईरान युद्ध से गोल्ड की घटती कीमत ने दुनिया के अर्थतंत्र को तहस नहस कर दिया है। कई सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन जैसा देश, जहां हर साल करीब 400 टन गोल्ड का उत्पादन होता है, उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया, जो हर साल लगभग 1.75 लाख करोड़ का सोना निर्यात करता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। घाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो करीब 40% तक सोना निर्यात करते हैं, इन्हें भी नुकसान होगा। ऑटोमोटिव और एविएशन सेक्टर में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मजबूत होते डॉलर के कारण ईंधन की लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा। कमजोर होता सोना और मजबूत होता डॉलर खाने पीने के सामान की महंगाई भी बढ़ाएगा, क्योंकि डॉलर महंगा होने से आयात बिल बढ़ेगा। यानी खनन, एविएशन, ऑटोमोबाइल और फूड सेक्टर्स पर मजबूत डॉलर भारी पड़ने वाला है। यानी युद्ध से ट्रंप सिर्फ ईरान और गोल्ड को ही जमीन पर नहीं ला रहा है, वो अपने विरोधी देशों को भी कमजोर कर रहे हैं और पूरे अर्थतंत्र पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग से ट्रंप ने सिर्फ विरोधियों को कमजोर नहीं किया, गिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का इंतजाम भी कर लिया। ट्रंप ने यह कैसे किया, अब इसे ध्यान से समझिए। मित्रों, 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध और 2023 के इजराइल गाजा युद्ध के बाद दुनिया में हथियारों की रेस बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वैश्विक बाजार में 56.3 लाख करोड़, लगभग 56 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए। 2019 में दुनिया भर में 44 लाख करोड़ के हथियार बिके थे, यानी 5 साल में हथियारों का बाजार 27% बढ़ गया। दुनिया की टॉप 10 हथियार बेचने वाली कंपनियों में से 7 अमेरिका की कंपनियां हैं। अब इसे फिर ध्यान से सुनिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन कंपनियों के पास ऑर्डर की भरमार हो गई। इनके पास 76 लाख करोड़ का एडवांस ऑर्डर है, यानी अमेरिकी कंपनियों की ऑर्डर बुक अगले कई सालों तक भरी हुई है, अगले कई सालों तक। मित्रों, याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने अमेरिकी हथियार कंपनियों के साथ मीटिंग की। मुद्दा था उत्पादन बढ़ाना। ट्रंप की प्लानिंग को समझिए। ईरान युद्ध के बाद हथियारों की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। इस बड़ी डिमांड का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर बुक में आएगा। अमेरिकी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, मित्रों, वो संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा और उसके अपमान से जुड़ी हुई है। इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा। मित्रों, जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, शासन व्यवस्था और उसके सर्वोच्च पदों का सम्मान लोकतंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। लेकिन देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ही संविधान के सर्वोच्च पद का अनादर कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। वहां पर उनका खुलकर विरोध हो रहा है। वहां के मंत्री देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को अहंकारी बता रहे हैं। मित्रों, देश के संवैधानिक पद में मुख्य चुनाव आयुक्त 9वें नंबर पर आते हैं, लेकिन जो 1 नंबर पर आते हैं, यानी राष्ट्रपति, उनका भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपमान किया।
राष्ट्रपति के अनादर पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। मित्रों, सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट पर भी पक्षपात का आरोप लगाकर उन्हें अपमानित किया जाता रहा है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ये घोर चिंता की बात है। इसीलिए आज हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है उस पर चिंता जता रहे हैं। सर्वोच्च संस्थाओं के प्रति सम्मान का जो नागरिक कर्तव्य है उसे हम याद दिला रहे हैं। मित्रों, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता में हैं, जहां टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर उनका विरोध कर रहे हैं। आज वो कालीघाट में पूजा करने के लिए गए तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए। इससे पहले जब वो कल कोलकाता पहुंचे थे तब भी कुछ लोग उनके काफिले के सामने झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। आज टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी टीएमसी के मंत्री ने सवाल उठाए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत बुरा व्यवहार किया। टीएमसी के विधायक फिरहाद हाकिम ने तो यहां तक कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। 3 दिन पहले इसी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उंगली काटने की धमकी दी थी, और यह बात उन्होंने वहां कही जहां ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरना दे रही थी। हम आपको सुनाते हैं सांसद ने क्या कहा था। ममता दीदी जब सीईसी के पास गई तो उसने इतनी बदतमीजी की कि आप सोच नहीं सकते। उंगली उठा के ममता बनर्जी के साथ बात कर रहा था। तुम उंगली उठा के किससे बात कर रहे हो? तुम सीईसी नहीं होते तो तुम्हारी उंगली काट देता। मित्रों, सोचिए कैसी भाषा है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए एक सांसद की ऐसी अमर्यादित और हिंसक भाषा कैसे हो सकती है? टीएमसी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। वो चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, देश भर में चुनाव कराता है, पश्चिम बंगाल में भी वही चुनाव कराएगा, लेकिन टीएमसी के विधायक मंत्री कह रहे हैं उन्हें उसी पर विश्वास नहीं। उंगली काटने की धमकी दे रहे हैं। अगर चुनाव को लेकर कोई चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पर करेगा? मित्रों, हम आपको यहां 2021 के चुनाव याद दिलाना चाहेंगे। तब भी खुद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया था। फिर भी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2021 में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता बताया। फिर भी टीएमसी चुनाव में शामिल हुई और 292 में से 213 यानी 73% सीट अकेले जीतकर टीएमसी सत्ता में आ गई। अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात किया होता तो टीएमसी कैसे चुनाव जीतकर तीसरी बार सत्ता में आती? मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ चुनाव आयुक्त पर नहीं, उन्हें संवैधानिक पद के शीर्ष पर बैठे राष्ट्रपति तक पर विश्वास नहीं। टीएमसी की सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6-7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी। उनके स्वागत के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और ना ही राज्य का कोई मंत्री। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी अनिवार्य थी। मित्रों, जब इस पर सवाल उठा तो ममता बनर्जी ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा राष्ट्रपति को भाजपा का एजेंट बेचने और राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया। मित्रों, एक मुख्यमंत्री की यह सफाई जितनी हास्यास्पद है, उससे कहीं अधिक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी है। राष्ट्रपति कैसे किसी पार्टी विशेष के प्रचार के लिए जाएंगी? ममता बनर्जी भी अच्छी तरह जानती हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता, वो सबका होता है, वो देश का होता है। राष्ट्रपति देश की गरिमा है, उनकी प्रतिष्ठा देश और संविधान की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। और डीएनए में आज का संदेश, जीवन में नमक की तरह अनोखा बनिए। भले ही उसकी मौजूदगी महसूस ना हो और उसकी कमी सबको खले। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।